Good evening everyone. Myself Abhishek from the Manjan classes. तो आज हम एक बहुत मेन टॉपिक का एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। ज़्यादा डीप में तो जाएंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी माइंड में सेट हो जाए, सीबीएसई में बोर्ड आए बस। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। जो हमारे रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में पूरा चैप्टर है, और 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए थे जिन रिफॉर्म्स का होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चर मतलब ड्रामेटिकल, ये बहुत बड़ा चेंज आती है और सीरियसली ये चेंज देखा भी गया है। अब ये चेंज कैसे हुआ, क्या पॉलिसीज आई, उनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं। चेंज हुए थे एलपीजी। एलपीजी एक एमटीए मेमोरी टेक्निक है, जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक और मेन टॉपिक है कि ये कब आए थे। ये आए थे जुलाई 1991। मतलब एक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वैसे तो पूछेंगे नहीं, बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी याद पता होना चाहिए। तो आज हम लिबरलाइजेशन को कवर करेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। तो देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन वर्ड में क्या है, लिबरल। लिबरल मतलब फ्रीडम। फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम किससे मतलब है, प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्रीडम। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो वो जितना भी पूरा देश का कंट्रोल था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का था। प्राइवेट सेक्टर को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने आप क्रिएटिविटी दिखा सके, कोई इनिशिएटिव ले सके, देश की ग्रोथ की, जीडीपी को बढ़ा सके। कुछ नहीं था उनका, सिर्फ एक एस्टिमेटेड रोल था जो उन्हें प्ले करना था, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें एक्सपेंड करना था बिजनेस, तो उन्हें लाइसेंस चाहिए था। ग्रो करना था तो फिर लाइसेंस चाहिए था। डायवर्सिफाई करना था तो फिर लाइसेंस चाहिए था। कुछ भी उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि वे लिबरल बिल्कुल नहीं थे। और हम इकोनॉमिक्स में एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिबर्टी इंडिकेटर। भले ही वो एचडीआई में काउंट ना होता हो, लेकिन अगर वो काउंट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक्स में नहीं होता तो आप सिलेबस में उस हिसाब से समझिए, लेकिन नॉलेज पर्पस के अकॉर्डिंग आपको पता तो होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। बहुत आसान है। एंट्री का रिमूवल जो प्राइवेट सेक्टर पे लगा हुआ था, एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन किस पे लगी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर पे। उन्हें हटा देना, लिबरलाइजेशन उन्हें फ्री छोड़ देना, तुम अब करो, तुम अपना खाओ और करो। जैसे पेरेंट बोलते हैं ना, तो तुम बड़े हो गए, करो और खाओ, बस इस तरीके से। अब ये जो भी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन के अंदर क्या रिफॉर्म्स आए, तो जरा उनके देखते हैं। उन्हें देखने से पहले एक बार एमटी देख लेते हैं। एमटी मतलब मेमोरी टेक्निक। मतलब जैसे भी कोई भी टॉपिक आए थे एग्जाम में, तो एकदम से माइंड में क्लिक हो कि हाँ ये पूरी लाइन थी और इस लाइन से इतने इतने टॉपिक्स थे। तो एमटी है हमारी फॉरेन ट्रेड फिट है वॉर्स। फॉरेन ट्रेड फिट है वॉर्स। अब इनकी हेडिंग देखते हैं जरा। फॉरेन, फॉरेन मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चेंजेस आए वो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सटर्नल दोनों रिलेट करते हैं, इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। सेकंड है ट्रेड, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। जितना भी व्यापार होता है या फिर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है इंसान, उससे रिलेटेड जो चेंजेस आए, उनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज है, वो सब आएंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में। थर्ड है एफ, फिट का एफ। एफ मतलब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जितने भी पैसों से रिलेटेड, मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आएंगे। फोर्थ है आई, आई मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जितने भी देश में इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या चेंज आए, उनके लिए क्या पॉलिसी आई, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आए, क्या उन्हें मौके मिले, क्या उनके मौके छीनने गए, वो सब इसमें आएंगे। एंड द लास्ट वन इज टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स, यानी कि टी। टी मतलब टैक्स एंड रिफॉर्म्स एंड फिस्कल रिफॉर्म्स। जितने भी टैक्स में चेंजेस आए, फिस्कल रिफॉर्म्स आए, मतलब कितने भी गवर्नमेंट खर्चा करती है या फिर टैक्स कितना कलेक्ट करती है, कितना एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंड करती है, वो सब इसमें आएंगे। अब इन्हें थोड़ा डीप में समझते हैं, लेकिन जल्दी से। एक और एमटी है, एमटी के अंदर एमटी है। जितने भी ये टॉपिक है ना, फॉरेन ट्रेड फिट है वॉर्स, इनके ऊपर मैं एक कोड वर्ड लिखता हूँ, जिससे तुम्हें याद रहेगा कि एक टॉपिक के अंदर कितने मेन टॉपिक्स हैं। फॉरेन मैं एक लिखता हूँ 2 4 5 5 3 2 4, सॉरी ये गलत हो गया। तो एक बात कोई बात नहीं, कट लग जाएगा। 2 5 3, तो ये है उसकी एमटी के अंदर एमटी 2 4 4 5 3। मतलब फॉरेन, जितनी ये फॉरेन ट्रेड
ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है उसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर 4 मेन टॉपिक्स हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर 4 मेन टॉपिक हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर 5 टॉपिक हैं, और ट्रेड टैक्स एंड फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर 3 टॉपिक हैं। अभी ये देखते हैं। तो पहला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सरकार ने क्या करा, अब हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री थी उसको डिवैल्यू कर दिया। डिवैल्यू मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना इन कंपैरिजन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इनकम एज अ फॉरेन करेंसी उसको कम कर देना। अब ये क्यों क्या गया, डिवैल्यूएशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट्स पे, और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो हमारा बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो आएगा सरप्लस में, जिससे देश की ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट था, गवर्नमेंट ने ड्यूटी वैल्यू को फ्री छोड़ दिया फ्रॉम इट्स कंट्रोल, यानी कि जो एक तरीके से मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो चल रहा था या फिर एक तरीके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा था, अब उन्हें छोड़ के उन्होंने अडॉप्ट किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया सब कुछ। अब जो भी जितनी डिमांड होगी जितनी सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंगली रुपी की वैल्यू डिसाइड होगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर या फिर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। सिर्फ ये 2 चीज थे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में, याद करना बहुत आसान है। पहली चीज में डिवैल्यू कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, जीओपी में सरप्लस आ गया। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती थी सब कुछ अगर वो कंट्रोल करेगी तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से उन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया। दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें 4 मेन हेडिंग है, बहुत आसान है, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक वाइड कवरेज ये टॉपिक जो सीबीएसई में रखता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और एक तरीके से कंसीडर किया जाएगा कि थोड़ा हार्ड भी टॉपिक है, हर किसी को नहीं समझ में आता। तो पढ़ते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। पहले क्या होता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाए गए थे आर्टिकल 1956 के अंदर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि उसमें क्या होता था कि एक कोटा फिक्स करते, एक क्वांटिटी फिक्स करते कि तुम एक टाइम पे एक इंपोर्ट में इतनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर पाओगे इंडिया में। लेकिन उस क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, जितने इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट में करने हैं वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कितने ही करो। पहली ये चीज हो गई। दूसरा है एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव्ड। बहुत चार्जेस लगते थे पहले कि बाहर देश की जो इंडिया का प्रोडक्ट है या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फॉरेन में जाए, तो जो वो प्रोसेस थी वहां पहुंचाने की उसको बहुत चार्जेस लगते थे, बहुत कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो भी था, तो उन सब चार्जेस को हटा दिया गया। तीसरा है इंपोर्ट ड्यूटीज वर लीव्ड एट हायर रेट्स। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए बढ़ा दी गई, अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो बीओपी डेफिसिट में आएगा, जिसके कारण जीडीपी की या फिर ग्रोथ है वो भी एक तरीके से फ्लक्चुएट होगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इस वजह से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। फोर्थ पॉइंट है इंपोर्ट लाइसेंसिंग वर अबलाइज्ड except in the case of hazardous and environmental sensitive industries। इम्पोर्टेंट इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया, हटा तो गया लेकिन कुछ चीजें जिन्हें छोड़ दिया, जिन पे अब भी लगी हुई इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जैसे कि हजार्डस और इन्वायरमेंटल सेंसिटिव प्रोडक्ट। एग्जांपल, एक तरीके जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, जो इस सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं है, उन प्रोडक्ट पे अब भी इंपोर्ट लाइसेंसिंग अप्लाई करती है गवर्नमेंट। ये नहीं कि बिल्कुल फ्रीली सब कुछ छोड़ देगा, कुछ चीजें अभी कंट्रोल में गवर्नमेंट के हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, बहुत इजी है। पहले क्वाटा हटा दिया गया, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। दूसरी चीज है एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, जिससे बीओपी सरप्लस में आएगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। तीसरी चीज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, बीओपी फिर सरप्लस में जाएगा, फिर ग्रोथ होगी। और चौथा पॉइंट है इंपोर्टेंट लाइसेंस को अबॉलिश किया गया, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। तीसरे रिफॉर्म जो लिबरलाइजेशन के अंदर आता है वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करते हैं 3 सेक्टर, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये 3 मेन कंपोनेंट या पार्ट या फिर एक तरीके से इनके कंपोनेंट ही है फॉरेन फाइनेंशियल सेक्टर के, जो इन सब चीजों को इंक्लूड करके बनता है। अब इसमें कितने रिफॉर्म्स हुए थे? 4 मेन पॉइंट है इसमें जो याद रखने के लिए है। पहला है the role of RBI was reduced from regulator to facilitator। मतलब पहले आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करता था, सिर्फ एक तरीके से कंट्रोल करता था, सिर्फ एक आदेश देता था कि तुम ये करो जो मैं चाहूंगा। लेकिन अब वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर भी बन गया, मतलब वो अब बैंक को प्रमोट भी करने लगा कि तुम आगे तो बढ़ो, मैं हम तुम्हारे साथ हैं, एक तरीके से वो बात हो गई।
एक जैसा होता है ना, एक पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ देते हैं कि भाई तुम बढ़ो, हम चाहते हैं तुम भी ग्रो करो इस देश में, देश की जीडीपी को बढ़ाओ, एक तरीके से हो। लेकिन अब पहले क्या था कि आरबीआई सिर्फ अपना एक सोल मोनोपोली चलाता था कि नहीं मैंने कहता तो ये करो, नहीं तो मत करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो अब कमर्शियल बैंक का साथ देता है। दूसरी चीज है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन एज वेल एज फॉरेन। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अब उनका भी एस्टेब्लिशमेंट होने लगा, क्योंकि लिबरलाइजेशन में ये तो सीखा रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई, तो इस वजह से प्राइवेट बैंक्स भी आ गए और इंडियन एज वेल एज फॉरेन, फॉरेन को भी एक चांस दिया गया कि वो भी यहाँ पे आए और अपने बैंक एस्टेब्लिश करें। तीसरा रिफॉर्म्स फॉरेन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ना वो ये चाहते थे कि इंडिया एक लिक्विडिटी कंट्री है जिसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत रिटर्न जनरेट होगा, लेकिन गवर्नमेंट को एक चीज खनकती थी कि एक तरीके से कंट्रोल ना चला जाए। अब गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई कि नहीं मौका तो देना चाहिए, तो जो पहले लिमिट थी 49% की अब वो रेज हो गई 74%, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो 49% से 74%, अब पहले 49 ही कर सकते थे मैक्स टू मैक्स, अब 74% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी फॉरेन बैंक्स, इंडियन बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टर। चौथा पॉइंट है बैंक्स वर गिवन टू द टू फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस। बैंक्स को एक फ्रीडम आ गई कि वो एक अपनी नई ब्रांच खोले। लिबरलाइजेशन में ये तो देखा था रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड ग्रोथ एंट्री, जो ग्रोथ में जो एंट्री थी जो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो भी हटा दी। अब इसमें ये चार चीजें थी, ये भी बहुत आसान है, एक बार देख लेते हैं। आरबीआई का रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेट कर दिया गया। दूसरी चीज प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे वो भी एस्टेब्लिश होने लगे। तीसरी चीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो रेज कर दी गई 74% तक। चौथी चीज थी जो बैंक थे उन्हें फ्रीडम था कि वो अपनी नई ब्रांच भी अब सेटअप कर सके विदाउट द परमिशन या फिर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, बट आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो करना वो जरूरी है क्योंकि आरबीआई एपेक्स बॉडी है इंडिया में। चौथा जो रिफॉर्म हुआ लिबरलाइजेशन के अंदर वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अंदर है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट थोड़े ज्यादा है लेकिन याद करने में बहुत इजी है, इतना कुछ भी नहीं है। पहली चीज थी न्यू पॉलिसी एबोलाइज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। जितने भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगे हुए थे, जितने भी एक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग राज चल रहा था वो हटा दिया गया, लेकिन कुछ केस में अभी भी वो अप्लाई होता है, जैसे लीक्वर, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि जितने भी अब भी ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगता है ये सारी सेंसिटिव एरियाज है, मतलब एक तरीके से बहुत एक ड्रामेटिक इफेक्ट कर सकती हैं कंट्री को, एक तरीके से ड्रामेटिक इफेक्ट कर सकते हैं कंट्री को अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ इनमें होती है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो अब भी लाइसेंस सिर पे लगा के रखती है कि अगर तुम्हें इस एरिया पे इस फील्ड में आना है तो तुम्हें पहले हमारी परमिशन लेनी होगी जब तुम इस एरिया में वर्क कर सकते। अब दूसरी चीज क्या है, जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो या फिर पब्लिक सेक्टर की जो होल्डिंग थी इंडस्ट्रीज की वो रिड्यूस कर दी गई 17 to 3। अब वो 3 कौन सी थी जो गवर्नमेंट के पास है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवेज। ऑब्वियस सी बात है अगर रेलवेज प्राइवेट सेक्टर के पास गए तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक ही है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस वजह से रेलवेज है वो गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखी है एज पब्लिक पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्योंकि कम प्राइसेस में वो सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तीसरा पॉइंट है जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, मतलब पहले क्या था जो एक पर्टिकुलर गुड्स था वो सिर्फ एसएसआई प्रोड्यूस कर सकता था। जो एसएसआई जब एस्टेब्लिशमेंट हुए थे तो उन्हें ये अथॉरिटी दी गई थी कि तुम यही प्रोड्यूस प्रोड्यूस करोगे और कोई नहीं प्रोड्यूस करेगा, तुम्हारे पास अथॉरिटी है। लेकिन अब बहुत से ऐसे गुड्स है जिन्हें रिजर्व कर दिया गया, वो कोई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेदर वो एसएसआई हो या फिर कोई लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा हो, कुछ कोई भी हो। चौथा पॉइंट है with the introduction of liberalization and expansion schemes, the requirement for large companies to obtain prior approval for expansion, extension of new undertaking, merger, amalgamation, etc. was eliminated. ये वही पॉइंट आ गया जो ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शन थी ना, लिबरलाइजेशन ने वो रिमूव कर दी। अब किसी कंपनी को मर्ज होना है, अमलगमेशन करना है दूसरी कंपनी के साथ या फिर कोई नई अंडरटेकिंग का एस्टेब्लिशमेंट करना है तो उससे पहले एक तरीके से परमिशन चाहिए थी, अप्रूवल चाहिए था, बहुत
एक लंबा प्रोसीजर था, वो फॉलो करना पड़ता था। लेकिन पहले इतने लोग समझदार नहीं थे, या फिर कह सकते हैं इतनी सब कुछ वो करना चाहते थे झंझट में, वो चाहते थे किसी बिजनेस खुलता है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन सब चीजों पे जितने भी ये अप्रूवल्स थे इनको एलिमिनेट कर दिया गया और एक तरह से प्रमोट करा कि तुम आओ और अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनिशिएटिव लो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अब फिफ्थ पॉइंट है, परमिशन वर नो लॉन्गर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, पहले क्या भी है कि जमाना हमारे से बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, तो जो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज होती थी वो इंडिया के लोग चाहते थे कि वो इंडिया में भी यूज हो, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। लेकिन गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती थी कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करें। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स ने ये अलाउ कर दिया कि अब कोई भी टेक्नोलॉजी जो किसी को भी इंपोर्ट करनी है वो कि बिना किसी परमिशन के गवर्नमेंट के वो इंपोर्ट कर सकता है, उस पर कोई भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें 5 पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं एक बार। इंडस्ट्रियल लाइसेंस हटा दिया गया एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेंसिटिव गुड्स लाइक लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। जो पब्लिक सेक्टर के पास होल्डिंग्स इंडस्ट्री थी वो 17/3 कर दी गई। एसएसआई के जो प्रोडक्ट्स या फिर जो वो गुड्स प्रोड्यूस करती थी वो डीरिजर्व कर दिए गए। फोर्थ पॉइंट है इसमें, जो कोई भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी वो अमालगमेशन करना चाहती, मर्ज करना चाहती या फिर अपनी कोई नई अंडरटेकिंग खोलना चाहती थी, उसके लिए कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो नया इनिशिएटिव ले सकती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है बाहर से, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन अब नहीं चाहिए होती। ये 5 पॉइंट इंडस्ट्री सेक्टर रिफॉर्म्स आते हैं। और लास्ट है हमारा टैक्स रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू द रिफॉर्म इन टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, टैक्स रिफॉर्म मतलब टैक्स में चेंजेस आना, टैक्स रिलेटेड कोई चेंज करना। एंड फिस्कल रिफॉर्म जो जो फिस्कल ईयर जो जितना भी अकाउंटिंग ईयर है उसमें जितना भी खर्चा करना है फिर रेवेन्यू करना है उसमें चेंज करना। टैक्स रिफॉर्म आर आल्सो नोन एज फिस्कल रिफॉर्म, सबको पता है। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट वजह में पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डनशिप नहीं किया जा सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डनशिप किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। अब इसमें 3 मेजर रिफॉर्म्स हुए। इस रिफॉर्म के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो याद रखने की चीज है। ये तो बहुत हैवी लिखा है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। जो 91 से पहले 70-80 के अराउंड इतना टैक्स कलेक्ट किया जाता था कि एक पर्सन इंडिविजुअल की जो इनकम थी उसका 80% ऑफ द पार्ट वो टैक्स में चला जाता था, वो अपने लिए कमाता था, लेकिन वो सरकार को देता था क्योंकि सरकार के पास में रेवेन्यू नहीं था कि वो अपने एक्सपेंडिचर को भी फाइनेंस कर पाए। तो जो इस चीज को देखते हुए 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, खासकर जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए लिबरलाइजेशन के अंदर, उसमें ये हुआ कि डायरेक्ट टैक्स का रेट, परसेंटेज रेट वो कम कर दिया गया और कुछ सेक्शन पे तो अप्लाई भी नहीं होता जो बहुत कम इनकम कमाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया डायरेक्ट टैक्स के रेट कम कर दिए गए। दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरे पॉइंट में बात करिए इनडायरेक्ट टैक्स की। पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, मुझे इंट्रा स्टेट कोई सप्लाई करनी है तो पहले उसका टैक्स दो, मुझे इंटर स्टेट सप्लाई करनी है तो पहले फिर उसका टैक्स दो, अगर मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना है तो उसका टैक्स दो, मुझे पैकेट फिर अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका टैक्स दो। मतलब बहुत टैक्स थे एक तरीके से। देखिए, तो जो इस झंझट को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या करा, 17 टैक्स को सम अप करके एक टैक्स बनाया जिसे हम कहते हैं आज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टैक्स ने 17 टैक्स को बदल दिया और सिर्फ आप एक टैक्स देने की जरूरत है अगर तुम कोई भी गुड्स से प्रोड्यूस करते हो तो। और एक टैक्स ऐसा था जिसको नहीं बदल, जो ये टैक्स रिप्लेस नहीं कर पाया, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। ये बात याद रखने की बात है। और तीसरा तो बहुत आसान है, जब सरकार ने डायरेक्ट टैक्स रेट कम कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्स समाप्त करके एक टैक्स ले आई, तो जी ये सारी प्रोसेस थी सिंप्लीफाई होगी, इतना प्रोसीजर इतना झंझट सब कुछ आसान हो गया। तो तीसरे पॉइंट में ये लिखा है मैनी प्रोसीजर हैव बीन सिंप्लीफाइड। इस तरीके से हमने लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म्स हुए थे, वो पढ़े हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एमटी क्या थी? फॉरेन ट्रेड फिट है कोर्स। इसके एमटी के भी अंदर एमटी क्या थी? 2 4 4 5 3। अब एमटी से स्टार्ट करने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स यानी एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। पहला हो गया फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। थर्ड एफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फोर्थ आई इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिफ्थ
टी टैक्स रिफॉर्म और फिस्कल रिफॉर्म, वारंटेड फिट एप्रोच, और ये के अंदर 2 4 4 5 सी। थैंक यू सो मच।